हाँ हाँ जी दोस्तों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं इंडियस 40 की साइड, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड है, मैं कह रहा हूं बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है नॉलेज के लिए। और नॉलेज पर्सपेक्टिव जबरदस्त इंडियस आपके लिए, जिसका नाम है इंडियस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कंपनियां बहुत गलती करती हैं इस इंडियस के लिए, आप देखना मोस्टली कंपनियां गलती करती हैं इस इंडियस की अकाउंटिंग के लिए। कंपनी को यही नहीं पता कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या पीपीई है, कंपनी को नहीं पता होता। और जब हम आगे बढ़ेंगे ना, जब शेड्यूल 3 की भी बात आएगी तब वो समझाऊंगा आपको भी इसमें कंपनियों की मेजर जो मिस्टेक्स है ना वो क्या क्या होती हैं। हम कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। क्वेश्चन में तकलीफ है, नहीं समझ आ रहा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये चीज का ध्यान रखना, बस कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि एफआर एक लव है। कीप लविंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद कार्तिक, आपका ही दोस्तों, चक्कर नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सर ये इंडियस क्या बोलता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला? भैया बहुत ही शॉर्ट नोट एंड बहुत ही कंसाइज करके मटेरियल आपको दिया गया है। दिस इज बेस्ट क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल। आपको क्या लगता है कि जो मैं आपको इंडियस 4 to 5 पेज में समराइज करके दे रहा हूं, मेरी कितने एफर्ट लगते हैं? बहुत माइंड लगता है। मैं पहले बेयर एक्ट पढ़ता हूं, सच बता रहा हूं, मैं दो बार पहले बेयर एक्ट पढ़ता हूं। थर्ड टाइम में बेयर एक्ट जब मैं रीड करता हूं फिर से, तब मैं हाइलाइटर लेके मार्क करता हूं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इंटरलिंक की जा सकती हैं। फिर मैं उसके बाद ही नोट्स तैयार होते हैं आपके। और एक इंडियस के नोट्स को तैयार होने के लिए कम से कम मुझे 10 से 12 घंटे का टाइम लग जाता है 4 to 5 पेजेस के लिए। एक पेज के ऊपर आप मान के चलो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा लग जाता है मुझे, सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर अभी आपके पास जो भी आपको बुक में दे रहा हूं फिजिकली मोड में, अभी तो पीडीएफ में है, लेकिन इन फ्यूचर आपको फिजिकल कॉपी भी मिल जाएगी मेरी इस बुक की। चलिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, सब आसान है, बुक में सब कुछ दिया हुआ है, इस बुक को घोट के पी जाना। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले हर इंडियस का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना अपना स्कोप होता है। इस इंडियस का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर यहां तो ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है, फिर भी समझा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंडियस का। यहां नहीं दिया, कोई बात नहीं, हर चीज हर जगह नहीं दी जाती। इस इंडियस का ऑब्जेक्टिव, सर इंडियस का ऑब्जेक्टिव यह है टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। To prescribe the accounting treatment of investment property and disclosures about the investment property। सर इंडियस में सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दूसरा डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स तो जान है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपसे सॉरी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, आपको पता है क्या बोलना है? सर डिस्क्लोजर्स अबाउट द स्टैंडर्ड्स, ये आपको पूछना है। मैं आप बोलोगे सर भला क्यों? क्योंकि डिस्क्लोजर्स के बेस पे, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बेस पे वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है सर, वही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उसके बेस में हम पूरी बैलेंस शीट्स को, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है। अब आती है स्कोप। स्कोप है इस इंडियस की, सर ये इंडियस अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर। सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है, क्या काम है, क्या यूजेस है? अरे बता रहा हूं ना, चिंता क्यों करते हो? इसका स्कोप है, स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहता दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाई टू ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बायोलॉजिकल एसेट। कहता अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट है उस पर ये अप्लाई नहीं होगा।
एक्सेप्ट बायोलॉजिकल असेट विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उस पर ये इंडियस अप्लाई नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली इंडियस 41 हमें दिया हुआ है, उसके लिए स्पेसिफिक हमें इंडियस 41 एग्रीकल्चर दिया हुआ है, तो हम इसको क्यों लगाएंगे? स्कोप के अंदर लिख दिया। और दूसरा सर एक दिया हुआ है इंडिया 16 बायोलॉजिकल असेट के लिए। सर कौन सा 16 कैसे आ गया सर? बायोलॉजिकल असेट क्या होते हैं? बायोलॉजिकल असेट में भी लिविंग प्लांट और अ लिविंग एनिमल, समझाया था। बायोलॉजिकल असेट कैन बी अ लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल। लिविंग प्लांट के अंदर अगर वो बीरियर प्लांट बन गया फिर वो इंडिया 16 में जाएगा। लिविंग प्लांट के अंदर अगर वो बीरियर प्लांट बन गया वो इंडिया 16 में जाएगा। अगर बीरियर प्लांट नहीं बना लिविंग प्लांट फिर वो इंडिया 41 में जाएगा। लेकिन अगर लिविंग एनिमल्स की बात हो रही है वो कहां जाएंगे? वो एग्रीकल्चर के इंडियस में ही जाएंगे। काऊ हो गया, आपका बफेलो हो गया, गोट हो गया, कुछ भी हो गया, वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे इंडियस 41 के अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसा लिविंग एनिमल है विच इज यूज फॉर द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, कंपनी के लिए एडमिन के लिए काम आ रहा है, फिर वो कहां जाएगा? वो इंडिया 16 में जाएगा। समझे क्लियर कट कहानी? इसने एक्सेप्शन में डाल दिया। ठीक है सर, इसने एक्सेप्शन में डाल दिया। दूसरा क्या है कि एक हमारा है इंडियस 106, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडियस है। जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं ऑयल्स का, एट्रैक्शन का। एक सेकंड फोन आया गाइस। हेलो हेलो, भाई कहते लोन ले लो। भाई क्या हो रहा है ये? ओहो, कितना लोन लेंगे भाई? सॉरी, दिमाग खराब कर देते हैं। ये इंडिया 606 है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है हमारा इंडियस, कहीं अप्लाई नहीं होता, किसी इंडियस के अंदर ये चीज अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया वाली बात है। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये एक्सेप्शन है आपके। चलो सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है अभी समझा रहा हूं। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी which is held, investment property is a property which is held for the purpose, आप एक काम कीजिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, या आप ये लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग लैंड। ध्यान रखना, इसकी भी कुछ एक स्पेसिफिकेशन है, हर चीज याद नहीं जाएगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? कहता है सर ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो कंसिस्ट करती है, जो अपने अंदर इंक्लूड करती है लैंड या बिल्डिंग या बोथ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सर पहली बात सिर्फ दो ही आइटम्स आएंगी, या तो लैंड आएगी या बिल्डिंग आएगी, या तो लैंड आएगी या बिल्डिंग आएगी, या लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइन आ जाएगी, या पार्ट ऑफ लैंड या पार्ट ऑफ बिल्डिंग, या दोनों। तीसरी कोई भी असेट इसके अंदर नहीं जा सकती, ना ही इसके अंदर व्हीकल जा सकता, ना प्लांट जा सकता, ना कंप्यूटर जा सकता, ना सॉफ्टवेयर जा सकता, ना ही आपका फर्नीचर जा सकता, ना फिटिंग जा सकती, कुछ भी नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मुद्दा यही था। ये पहले एएस के अंदर था ही नहीं। यहां पे कोई शेयर शूर नहीं आएंगे, ये एएस के अंदर था ही नहीं। जब इंडियस बना तब ये नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया गया।
जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर सर या तो लैंड आएगा या बिल्डिंग आएगा, लैंड और बिल्डिंग या दोनों के दोनों पार्ट, तीसरा कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको तीसरा कंपोनेंट दिख जाए तब सोच लेना इंड एस 40 तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इंड एस 40 लग ही नहीं सकता। समझ गए? समझ गया? ठीक है सर। सर लैंड या बिल्डिंग या बोथ, कुछ कोई भी आ सकता है। हेल्ड कंपनी के पास है, हेल्ड है मेरे पास फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। सर पर्पस क्या है? लैंड बिल्डिंग तो है आपके पास, उसके सर हजारों पर्पस हो सकते हैं। इस इंडियस के अंदर ट्रिगर करने के लिए, इस इंडियस में आने के लिए क्या पर्पस चाहिए? पर्पस चाहिए सर या तो कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन सर मतलब कि सर आपको पता है ना आपके फादर लोग क्या करते हैं, एक सर आपके पापा लोग क्या बोलते हैं, यार एक काम करें यार, वहां पे एक प्लॉट पड़ा है, मुझे उम्मीद है इस प्लॉट को अगर मैं परचेज आज हो जाएगा ना तो 4 साल के बाद या 5 साल के बाद या 1 साल के बाद इसकी वैल्यू अब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन। समझ रहे हो? कैपिटल एप्रिसिएशन। आप अपने पता है कि आप क्या बोलना अपने फादर को, पापा पता है आपको ये चीज क्या होती है एज पर इंडिया से? अगर आपकी कंपनी होती और आपने ऐसी लैंड परचेज की होती ना जिसका मेन मोटिव, मेन पर्पस है कैपिटल एप्रिसिएशन, तो पापा ये इंडिया 40 में जाती। आपके पापा पता क्या बोलेंगे? आंसू आ जाएंगे उनकी आंखों से, बोलेंगे मेरा बच्चा तो बड़ा समझदार हो गया है, वाह मेरे बेटा वाह। ये कहानी है सर, एक ही पर्पज है नहीं, और फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन और टू अर्न रेंटल्स, रेंट कमाना भी एक मोटिव हो सकता है, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन या फॉर द पर्पज ऑफ अर्न रेंट कमाना। सबसे बड़ी गलती तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को पता है क्या है कि सॉरी यार खांसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज के अंदर, खफ है मेरे, बट आई एम कंप्लीटली डेडिकेटेड टू माय स्टूडेंट्स कि उनको जोश लगना चाहिए। अगर मैं फीका पड़ जाऊंगा तो आपका क्या होगा? बोर नहीं होने देना, पानी पी लो, चाय पी के आओ, पढ़ना है, जबरदस्त पढ़ना है, जोर शोर से पढ़ेंगे, जीतेंगे, पढ़ेंगे, एग्जामिशन लेंगे और 100% टॉप करेंगे इंडिया के अंदर, और बड़ी बड़ी कंपनीज को हम गाइडेंस देंगे। वी आर एक्सपर्टाइज, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, why we need to do ACCA, CFA, any other courses? If we crack the CA examination, that means we are enough qualified to meet any courses in the world. And why we are again proving ourselves to go for the MBAs, to go for the ACCAs, go for the CFA or any other extra courses? CA course, sir, CA course is a respectful thing. The student community is need to understand that chartered accountancy course is not an easy task. It requires a lot of hard work, lot of efforts in this course. It's a 5-year process which we are feeling ignorant. ठीक है, बड़ी इंग्लिश बोली आज मैंने यार, क्या बात हो गई सर, क्या खा के आए हो? ऐसे बोलते हैं ना, अपना दोस्त किसी लड़की से मिलके आया, क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, हाँ ना, हाँ सर बड़ा पता है, हाँ, हर काम किया हमने, कौन सा काम नहीं किया हमने? हम तो आज भी करते हैं, दोस्त हमारा कहीं गया, हम बोलते हैं क्या करके आए भाई? यही कहानी होती है भाई, यही तो कहावत है। चलो, एक बच्चे गलतियां करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना, पूरा दिन पढ़ाई की बातें क्या करेंगे करके, फन भी तो होना चाहिए। तो बच्चे क्या गलती खाते हैं सर, उनको ना ICAI जबरदस्त सवाल पूछता है, पता क्या पूछता है कि ना आपके पास एक व्हीकल, ठीक है जी, मेरे पास एक कार है, और कार आपने क्या किया है, आपने कार को क्या किया, किसी को रेंट पे दे दिया भैया, वो भी अच्छी बात है सर, आपके पास कार है, आपने कार को किसी को रेंट पे दे दिया,
और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि द मेन पर्पस ऑफ दिस कार इज टू अर्न रेंटल इनकम। रेंट कमाना मेन मोटिव है। बच्चे पता क्या सोचते हैं, उनको दिख जाता है रेंट कमाना, फॉर रेंट। बच्चा को ये लगता है कि यार अगर किसी का मेन मोटिव है रेंट अर्न करना, डेट मीन्स इट इज योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। गलत हो आप, वहां बच्चा लिख के आएगा सर दिस इज एज पर इंडियाज 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन गलत, क्योंकि है तो कार ना तो लैंड है ना बिल्डिंग है, ना तो वो लैंड है ना बिल्डिंग है। ना जब वो ना लैंड ना बिल्डिंग हो तो कार है, तो कार तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, पहली बात है, डिस्क्वालीफाई हो गया। कार कहां जाएगी, इंडिया 16 में जाएगी। पता है क्यों, इंडिया 16 का फटाफट बुक खोलो, वाली कॉन्सेप्चुअल नोट की जो बुक है, जो पेज है खोलो। इंडिया 16 में क्या बोलता था, पीपी क्या होते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टेंजिबल असेट दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन and that are held for use in the production of goods or supply of goods and services or rentals to other। रेंटल भी उसका पर्पस है। रेंटल पर्पस सिर्फ इंडिया 40 का नहीं है, रेंटल पर्पस इंडिया 16 का भी है, इस बात को ध्यान रखना। और उसका पर्पस एडमिन पर्पस भी है। अगर कोई व्हीकल है, कोई प्लांट उसने रेंट पे दिया है तो इंडिया 16 में जाएगा, 40 में नहीं जाएगा। 40 में या लैंड या बिल्डिंग, और भी बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस करेंगे अपन यार। तो इस चीज को ध्यान रखना, डू नॉट कंफ्यूज यार कि वो आईपी है या वो हमारी पीपीई है। ठीक है, चलो सर, ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है सर, एक इसमें बात बोलता है, ठीक है सर, ठीक है, वो होती है ऑनर ऑक्यूप, ठीक है ना। दिस इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये हमारी आ गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है सर, ये स्कोप हो चुकी है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी या लैंड या बिल्डिंग और पार्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग या बोथ held to earn rental और for capital appreciation, या दोनों, या ही दोनों हो सकती हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। rather than for यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। भाई एक बात बताओ, अगर कोई बिल्डिंग आपके पास है और कोई लैंड आपके पास है, अगर उसका पर्पस है कि वो उसको यूज कर रही है अपनी प्रोडक्शन के अंदर, अपनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, एडमिन पर्पस के अंदर, लैंड और बिल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, कि कोई लैंड और आपकी है बिल्डिंग, वो लैंड और बिल्डिंग आपकी यूज हो रही है कंपनी के सामान तैयार करने के लिए, तो इंडिया 40 में क्यों जाएगी। इंडिया 40 का तो अपना स्पेसिफिक पर्पस है। अगर ये लाइन ना भी लिखता हमको तब भी एक्सक्लूड मानना पड़ता, क्योंकि अगर वो चीज वहां सेटिस्फाई हो रहा है तो वहीं जाएगा ना। लग तो वैसे इस पे इंडिया 16 भी जाता, लेकिन इंडिया 16 क्या बोलता, अगर किसी और इंडिया ने कोई स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो वो उस इंडिया से डील होगा। और वहां मैंने एग्जांपल दिया था इंडिया 40 का, वही आपके सामने है अभी। या बोलता सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या आप सेल कर रहे हो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर। भाई अगर आप लैंड, अगर आपका है बिजनेस लैंड को बेचने का, तो इंडिया 2 ही बनेगा ना। या आप बिल्डिंग सेल करते हो ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर, या बिल्डिंग सेल करते हो ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर, भाई तब क्या होगा, तब इंडिया 2 में ही जाएगा, क्योंकि वो काम इंडिया 2 का है, वो इंडिया 2 के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में आ रहा है। यहां पर एक्सेप्शन पता क्यों दी है, एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशंस के लिए, कि आप गलती ना कीजिए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, इसको लोग बोलते हैं ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। इन चीजों को, अगर लैंड या बिल्डिंग के 2 ही मेन है पर्पस, या तो रेंट कमाना या कैपिटल एप्रिसिएशन, वो इंडिया 40 में जाएगा। अदरवाइज लैंड सेल कर रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर, लैंड एडमिन के लिए यूज हो रही है, बिल्डिंग एडमिन के लिए यूज हो रहा है, सप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, तो उस इंडियस में जाएगा, यहां नहीं आएगा।
और इनको नाम दे दिया गया कि अगर लैंड यूज हो रही है आपके ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर, मतलब जो लैंड या बिल्डिंग इंडियाज 40 में नहीं जाएंगी, उनका नाम दे दिया गया ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एज पर इंडियाज 40। ठीक है सर, एक बहुत जबरदस्त बात तो मेरे माइंड में आई, माइंड खुल जाएगा आपका यार। क्या मेन पर्पस क्या है? रेंट कमाना, रेंट अर्न करना। हिंदी लिखे बहुत टाइम होगा दोस्तों यार। बिल्कुल सर बिल्कुल, आपके क्या कहने, आप तो कुछ भी कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त ऐसे। रेंट अर्न करना इज द मेन पर्पस ऑफ मी। ठीक है, मान लो आप कंपनी के हो ओनर, एक बहुत अच्छी केस स्टडी आपके सामने है। ओनर है कंपनी, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। मजा आने वाला है आपको, आप बोलोगे यार ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमको लगा था कि इंडिया तो थ्योरी है, कोई थ्योरी नहीं है, प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। ये जो आसपास की केस स्टडी होती है ना, उसी का रूप दिया है आपको, बस उसको देखना है। प्रॉब्लम है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। तारक मेहता उल्टा चश्मा की लाइन है, मैं वहां से कॉपी करके आपको बोल रहा हूं। किसी को ये पानी का गिलास आधा खाली दिखता है, किसी को आधा भरा हुआ दिखता है, वो सामने वाले के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सोच क्या है। कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, ओके सर। एक इंडियस आया था भाई साहब, इंडियस 116। आप देखो यार, आप बोलोगे यार आप एक इंडियस टीच कर रहे हो और दूसरे इंडियस को घुसेड़ दे रहे हो इसके अंदर, ही क्या मतलब बना सर? मैंने बोला क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सिर्फ आपको एक इंडियस के बारे में ही टीच करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं। जो इनप्रैक्टिकल है वो टीच हो भी नहीं सकता। दिस इज टोटली इनप्रैक्टिकेबल एंड वो टीच हो भी नहीं सकता दोस्त। एक इंडियस को कभी कोई टीच नहीं कर सकता। देयर इज अ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियस इन एवरी इंडियस। तभी बोला ना इंडियस इंटरलिंक है, जोड़ा है, जोड़ा, बांधते चलो बांधते चलो बांधते चलो बांधते चलो, आगे तक लेके जाओगे, लेकिन इंडियस का जो इंटरलिंकिंग है ना, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा आपका। आप ओनर हो एबीसी लिमिटेड के, ठीक है, इंडिया 616 आया था भाई, इंडिया 616 आया था। इंडिया 616 में आपको पता है कि देखो यहां पर बात हो रही है लीज की। भाई लीज दे दिया आपने किसी को, क्या दे दिया? लीज दे दिया। अब दो पार्टी होती है लीज के अंदर, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। लेसर कौन? जो लीज देता है। लेसी कौन? जो लीज ले रहा है। अब इंडिया 616 ने बोला कि जो लेसर है, जो लेसर है, जो लीज दे रहा है, जो लेसर है जो लीज दे रहा है, उसको हमने किया है डिवाइड टू पार्ट के अंदर, उसको हमने किया है डिवाइड टू पार्ट के अंदर। एक तो ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंस लीज। उसको हमने डिवाइड किया है टू पार्ट में, एक ऑपरेटिंग लीज है, एक फाइनेंस लीज। एज पर इंडिया 16, अगर मैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो लीज दे रहा है उसके लिए दो टाइप की लीज बन जाती है, एक तो ऑपरेटिंग लीज, एक फाइनेंस लीज। एक फाइनेंस लीज बन जाती है। सर ऑपरेटिंग कब बनेगी, फाइनेंस क्या होगी? ये जब इंडिया 616 आएगा तब समझ आएगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस लीज। अभी हम नहीं अभी यहां पर डिस्कस करके कोई बेनिफिट है ही नहीं। बट एक चीज का बेनिफिट यहां पे होगा कि आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझ आ गया कि जब इंडिया 616 आएंगे, लोगों ने हल्ला मचा दिया इंडिया 616, हाय हाय हाय, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान इंडिया से, बड़ा प्यारा इंडिया से। समझो सही उसकी फीलिंग क्या बोलना चाह रहा है इंडिया से। एक होता है लेसी, जिसको लीज मिला, उसके लिए अब ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। लेसी के लिए ना तो कॉन्सेप्ट बचा ऑपरेटिंग लीज का, ना कॉन्सेप्ट बचा फाइनेंस लीज का। लेसी के लिए एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, वो है राइट ऑफ यूज असेट। लेसी के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव बचा है, एक ही स्कोप बचा है, जिसका नाम है राइट ऑफ यूज असेट। बस अभी समझाता हूं आपको, बड़ा लंबी अच्छी केस स्टडी।
ओनर है एबीसी लिमिटेड। किसकी? एक बिल्डिंग की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में या तो लैंड आएगी या बिल्डिंग आएगी और कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। हुआ क्या, एबीसी लिमिटेड ने किसी को, क्योंकि ये है लेसर, किसी को लीज दे दिया, लीज दे दिया क्या? अपनी बिल्डिंग, मिस्टर कार्तिक को। अब ये एज पर इंडियस 116 दिस लीज इज ऑपरेटिंग लीज। अगर ये लीज ऑपरेटिंग लीज है, अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो ये ट्रीट की जाएगी एज पर इंडियस 40। अगर ये ऑपरेटिंग लीज है तो ये ट्रीट की जाएगी एज पर इंडियस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंडर, ध्यान रखना। और अगर यही लीज फाइनेंस लीज हो जाती, अगर यही लीज फाइनेंस लीज हो जाती तो वो ट्रीट होती एज पर इंडियस 116, तब वो इंडियस 40 से बाहर हो जाती, ध्यान रखना। अगर कोई पार्टी अगर लेसी को लीज दे रहा है और वो लीज हो जाती है ऑपरेटिंग, तो लेसर के लिए इंडियस 40 एप्लीकेबल होगा, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लिख लो इस बात को। सर मान लो एक केस और भी हो सकता है क्या, कि एक कंपनी है मिस्टर एबीसी, ठीक है, उसने दिया लीज मिस्टर ए को, जो था लेसी। लेसी के लिए क्या बन गई है? राइट ऑफ यूज असेट। बिल्कुल ना सर, होगी लेसी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा। अब उसने किया क्या सर, मिस्टर ए ने किया क्या, ध्यान रखना, मिस्टर ए ने उसको आगे सबलीज कर दिया। ओ भाई साहब, मिस्टर एबीसी ने दी मिस्टर ए को लीज, मिस्टर ए ने लीज दी मिस्टर बी को। अब जो बंदा जिसको लीज देगा वो क्या बन जाता है? लेसर ही होता है ना वो। और मान लो ये निकल गई ऑपरेटिंग लीज मिस्टर ए के लिए, वो लीज पता कहां जाएगी? इंडियस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फाइनेंस लीज दे दी, फिर वो इंडियस 116 के अंदर ट्रीट होगी, इंडियस 40 का कोई काम नहीं है। मैं तभी बोल रहा हूं दिस इज, तभी मैंने आपको बोला है यहां पे क्या बोलते हैं, हेल्ड बाय द ओनर, मतलब लैंड बिल्डिंग खुद की आपकी, और बाय द लेसी एज अ राइट ऑफ यूज असेट। बाय द लेसी मतलब कि दिस इज, ये है बाय द लेसी, दिस पार्टी इज बाय द लेसी एज राइट ऑफ यूज असेट। क्योंकि अगर मिस्टर ए बी सी मिस्टर ए को लीज दे रही है, वो तो ओनर ही हो गया। मिस्टर ए ने होल्ड किया हुआ है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो वही हो गया। लेकिन ये ध्यान रखो, और बाय लेसी एज अ राइट ऑफ यूज असेट, उसके पास ये क्या है? राइट ऑफ यूज असेट है एज पर इंडियस 116। उसने आगे सब लीज कर दिया और वो ऑपरेटिंग लीज हुआ, तो वो इंडियस 40 में जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने बोल दिया बाय द लेसी एज आर यू असेट, दिस पार्टी इज अ लेसी एज राइट ऑफ यूज असेट, दिस इज द ओनर ऑफ द दिस सिस्टम। अगर बात आती है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं इसके अंदर। तो यह है कॉन्सेप्ट भैया। कोस्ट आपको पता ही है, जो इंडियस 2 में पढ़ के आए हो, जो इंडियस 16 में पढ़ के आए हो, सेम टू सेम कोस्ट है। और वही इसके अंदर एक प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाएगा, डेफर क्रेडिट वाला। अगर आपने किसी बंदे से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज किया है एंड उसकी जो टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ पेमेंट अगर वो डेफर्ड क्रेडिट है, तो भैया वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका जो भी है पोर्शन, वो क्या बन जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द टेन्योर बन जाएगा ऑफ क्या? पीरियड ऑफ क्रेडिट। तो दिस इज आल्सो सेम। अब आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कहता जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है। भाई क्लियर कट सी बात है यार, कितनी बार है आप ये पढ़ लेना लाइन, मैं बार बार बोल चुका हूं, लेकिन आप अच्छे से पढ़ना नोट्स को,
जब तक नोट्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे समझ नहीं आने वाला। मैं समझाऊंगा आपको, एक दिन याद रहेगा। आपको अच्छे से नोट पढ़ना है, हाईलाइट करके पढ़ना है, जबरदस्त पढ़ना है और खुद को समझाने की कोशिश करनी है और सोचना है कि अगर ये नहीं हो सकता तो क्या ये ऐसे होगा, अगर ये नहीं हो सकता तो क्या ये ऐसे होगा। ये आपको माइंड स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो स्टॉर्मिंग है खुद करके देखनी पड़ेगी। आ जाओ, एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट यार, पूछ सकता है इससे। एक ना 5-6 केस दे देगा और वहां बोलेगा कि बताओ इसमें कौन कौन से इंडियस लग जाएंगे। यस, और स्टडी मैथ के अंदर एक ऐसा टेबल है दिया हुआ, कोशिश करना उसको पढ़ लेना। इट इज एडवाइजेबल, कोई नहीं, अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके तो उस टेबल को भी देख लेंगे। फटाफट नोट्स आपके सामने है, एग्जाम्पल रीड करो, अभी टाइम दे रहा हूं, फटाफट पढ़ो पढ़ो। इंटरेस्टिंग है ना? क्या बोलता? एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, ऑब्वियस सी बात है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार। लैंड हेल्ड फॉर अ करंटली अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, हुआ क्या? काफी जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसकी केस स्टडी भी बन सकती है, ध्यान रखना, इसकी जबरदस्त केस स्टडी बन सकती है, या आपकी लाइफ के अंदर भी काम आ सकता है ये वाला। अगर आपकी कंपनी इंडिया फॉलो कर रही है तो एक लैंड कर ली परचेज कंपनी ने, वैसी परचेज कर ली, पैसा बहुत फालतू है सर आपकी कंपनी के पास, आपकी कंपनी ने एक लैंड परचेज किया, क्यों परचेज किया नहीं पता, क्या करोगे फ्यूचर में नहीं पता, अरे कुछ तो प्लानिंग होगी नहीं पता, तो इंडिया 40 में चुपचाप करके डाल देना। इंडिया 40 में चुपचाप करके उस लैंड को क्लासिफाई कर देना, बस क्लियर कट बात है, तो वो इंडिया 40 में जाएगी। ए बिल्डिंग ओन्ड बाय एंटिटी एंड लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज, जिसको कि अगर फाइनेंस लीज दे दिया तो खत्म, इंडिया 40 नहीं लगेगा। और ये पॉइंट, और अ राइट ऑफ यूज असेट रिलेटेड टू बिल्डिंग हेल्ड बाय एंटिटी, मिस्टर ए की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पर मिस्टर ए की बात हो रही है, यहाँ पे समझ गया, यहाँ पर मिस्टर ए की बात की जा रही है। ए बिल्डिंग डेट इज वैकेंट, खाली है बट लीज हो जाएगी, ये भी आ जाएगी। प्रॉपर्टी डेट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप फॉर फ्यूचर यूजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक हुआ क्या, प्रॉपर्टी परचेज किया आपने, ध्यान रखना भैया, प्रॉपर्टी परचेज करी, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, डेवलप हो रही है, लेकिन मेन मुद्दा पता है क्या है, आपको उसको रेंट पे देना है या आपको उसको कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना है, तो वो इंडिया 40 में जाएगी। एग्जाम्पल्स दैट आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या बोलता, अगर प्रॉपर्टी आपका काम ही सामान बेचना है तो इंडिया 2 में जाएगी, अगर आपने फाइनेंस लीज पे दिया तो इंडिया 116 में जाएगी, समझ गए ना। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी समझ चुके हो, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूजर्स, ओनर occupied property held for future development and subsequent use as owner occupied property। owner occupied property का मतलब तो समझ आ रहा है ना सर, means that property is definitely used either for the admin purpose, either for the production or either for the supply of goods or services। एक और अच्छा एग्जांपल आपके सामने है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आज तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा, आज तक किसी के माइंड में आया नहीं और आ भी नहीं सकता, क्योंकि टेक्निकल है चीज ये वाली, ऐसे कैसे किसी के माइंड में वो चीज आ जाएगी सर, क्या चीज है, मान लो बहुत जबरदस्त एग्जांपल है यार, मैं कह रहा हूं कि लाइफ चेंजिंग एग्जांपल है, आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर मेरे वर्गा होता एग्जामिनर, डेफिनेटली आई विल आस्क द क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं जरूर पूछता, और हर 99% बच्चा गलती करता, क्योंकि बच्चे को समझाया नहीं जाता ऐसे कि तुम सोचो प्रैक्टिकली, मतलब कि हसर हद तो ये हो गई कि अगर आईसीआई की बुक से कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया
तो बच्चा तो क्या हो जाएगा, आउट है, क्लियर कट। बच्चा तो क्लियर कट आउट ही है, क्योंकि बच्चे को ये लगता है नहीं यार ये तो हद हो गया भाई, बिल्कुल ये तो क्या हो गया मेरे साथ आज। ये क्या हुआ कि आपके पास थी एक बिल्डिंग, सर आपको पता है सर कि लैंड और बिल्डिंग मतलब, अच्छा घंटी बजी माइंड के, ओके बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग को रेंट पर दे दिया। अच्छा हाँ जी, आपने किया क्या, आपकी कंपनी है बाहर की, छोटे से गांव के अंदर है, उड़ीसा के अंदर, ऑब्वियस ही बात है सर आपको वहां पे इंजीनियर्स भी चाहिए, सीए भी चाहिए, सीएस भी चाहिए, सीएमए भी चाहिए, और बहुत सारे एमबीए चाहिए, काफी सारे बंदे चाहिए, आईटीएन चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, बहुत टीम चाहिए, और वहां पे कोई बंदा है ही नहीं अवेलेबल। तो आप क्या करते हो, बाहर से ऑफर लेके आते हो कि आप यहाँ पे आ जाओ। अब बंदे का ऑब्वियस ही सवाल है ना, वो कंपनी के अगर एम्प्लॉय बनेंगे कहां पर रहेंगे सर, उनका पहला मुद्दा ये है, वहां पे रहने लायक है नहीं प्लेसेस। तो कंपनी बोलती है यार हमारे खुद की बिल्डिंग है यार, हमारी खुद की बिल्डिंग है, हमारे खुद के क्वार्टर्स है, हमने स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट कराए हैं आपके लिए। लेकिन कंपनी बोली भैया चीज बड़ी प्यारी है, रहना है तो रेंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बोलती है हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन इंटेंशन है टू अर्न रेंटल इनकम फ्रॉम द बिल्डिंग। अच्छा जी, हाँ जी, आपने एम्प्लॉय को उसमें रखा, लेकिन वो बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए बनी हुई है। आपके एम्प्लॉयज आएंगे और आपने एम्प्लॉय से रेंट भी लिया या कंसेशनल रेंट लिया, भी कंप्लीट रेंट लिया या कंसेशनल रेंट लिया या रेंट माफ कर दिया, कहां जाएगा ये, एक बात बताओ, कहां जाएगा ये, सोच के बताना। वैसे सर इंडिया 40 में जाएगा क्योंकि सर सारी कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन नहीं भैया, ये इंडिया 16 में जाएगा। दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि जो एम्प्लॉइज क्या है आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहे हैं, और जो आप इसको बिल्डिंग दे रहे हो ना, इट इज यूज ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, चाहे आप उससे रेंट ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे। ये चीज ध्यान रखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉइज वेदर और नॉट द एम्प्लॉइज पे रेंट एट मार्केट रेट, चाहे एम्प्लॉइज मार्केट रेट पे रेंट पे करें या ना करें, या रेंट ना भी पे करें, अगर प्रॉपर्टी एम्प्लॉइज ने ऑक्युपाइड कर ली, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के लिए एक्सेप्शन है, अगर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय ने ऑक्युपाइड कर ली, दैट मींस इट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा सर। सर एक चीज और बताओ मुझे, मैं कहा बस एक ही चीज पूछनी है। वो बोलता हाँ जी सर एक ही बता दो ना, ज्यादा पूछ के तो क्या ही काम करना है मैंने। मैं कहा ठीक है चलो पूछ ले, कोई बात नहीं। पक्का एक ही पूछेगा? हाँ सर एक ही पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछ रहा मन। ठीक है यार, अपना भी, हम भी इंसान है, कोई बात नहीं यार, पूछने दे उसको। मैंने कहा बोल भाई बोल, फटाफट बोल। वो हमको हमको ये बात बोल रहा है जी, देखो जी, कि आपकी है बिल्डिंग, ठीक है, बिल्कुल, एक फ्लोर पे दो, उसके हैं 2 फ्लोर, ठीक है, बिल्कुल सर। इस फ्लोर पे तो काम हो रहा है कंपनी का एडमिन वर्क, भी कंपनी का काम सारा यहां पे हो रहा है। ये है बिल्डिंग रेंट आउट, रेंट पे दिया हुआ है, मतलब सर एक ही बिल्डिंग है, एक ही बहुत सारे पोर्शन है। तो आपको कैसे, मतलब कि सवाल सर इस चीज का उठता है कि सर हम कैसे करें क्लासिफाई कि यार इसमें से आईपी क्या है और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो इंडियस 40 इसके लिए एक गाइडेंस इशू करता है, इंडियस 40 इसके लिए एक गाइडेंस इशू करता है, कहता जो भी पार्ट, क्या बोलता है यहां पे लिखा हुआ है, सम प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज अ पोर्शन that is held to earn rental or for capital appreciation and another portion that is held for use in the production or supply of goods or service or for admin purpose। कहता है ऐसा हो सकता है कि ये पोर्शन कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, या आपके पास बहुत बड़ा सारी बिल्डिंग है, उसमें से छोटा सा पोर्शन आपने दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है। तो हम कैसे करें क्लासिफाई? तो इंडिया से गाइडेंस निकालता है, कहता इफ दिस पोर्शन
कुड बी सोल्ड सेपरेटली, कहता अगर वो मेरा पार्ट अगर वो सेपरेटली सोल्ड हो सकता है, सेल नहीं करना, पता करना है कि क्या ये चीज सेपरेटली सोल्ड हो सकती है। मैंने कहा हाँ हो सकती है। कहता अगर वो नहीं हो सकती, या क्या इसको हम लीज पे दे सकते हैं। फाइनेंस लीज की बात कर रहा है, ऑपरेटिंग लीज की बात नहीं कर रहा। लीज देनी नहीं है, बस ये पता करना है क्या इसको हम फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं। क्या फाइनेंस लीज कैन दिस पार्ट कैन बी एलोकेटेड टू फाइनेंस लीज। दो है कंडीशन, या तो क्या इसको बेच सकते हैं या फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं। कोई एक भी सेटिस्फाई हो गई तो आपको क्या करना है, उसको डिफरेंट ट्रीट करना है। मतलब इसको इस पोर्शन को मान लेना इंडियस 40 वाला और बाकी को मान लेना इंडियस 16 के लिए। सर मान लो ना तो सेपरेटली सोल्ड हो पा रही है, ना ही हम इसको फाइनेंस लीज पे दे पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा तब भैया, तब क्या होगा, तब जो पोर्शन ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जो पार्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट है, सारा का सारा ही हमको वो ट्रीट करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल यार 2-3 रूम आपने रेंट पे दे दिए भाई कंप्लीटली, लेकिन आप भाई उसको सेपरेटली वो नहीं कर पा रहे, उसकी जो कंडीशन है वो नहीं मेट कर पा रहे, तो भैया पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो इंडियस 16 में जाएगी। बस क्लियर कट सी बात है। या आपका इंडियस 40 वाला जो है पोर्शन वो बहुत एक्सेसिव है, इंडियस 16 वाला पोर्शन थोड़ा है, तो जो ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो उसको टेक ओवर कर लेगा, फिर सबकी अकाउंटिंग एक ही इंडियस से होगी। सर मान लो सर अगर हम इस छोटे से पार्ट को ऑपरेटिंग लीज पे दे पाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे फाइनेंस लीज वर्ड यूज किया हुआ है। If this portion could be sold separately or leased out separately under a finance lease, an entity account for the portion separately, तब वो separately तब portions को वो separately डील कर सकती है। If the portion could not sold separately, अगर portions नहीं बिक पाए या आप उसको लीज आउट नहीं कर पाए फाइनेंस लीज पे, करनी नहीं है, बस देखना है हो सकती है। द प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कहता वो प्रॉपर्टी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बट कब, ओनली इफ एन इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज हेल्ड फॉर यूज, मतलब कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पोर्शन किसी और चीज का होगा। मतलब अगर दूसरा पोर्शन सिग्निफिकेंट है दैट मींस इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। समझ आ गया, बड़ा खतरनाक एग्जांपल है, केस स्टडी के अंदर 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपके लिए। सिर्फ अकाउंटिंग कुछ नहीं होता, कैलकुलेशंस कुछ नहीं होता, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर दिस इज केस स्टडीज, ये केस स्टडीज हैं। अब कैलकुलेशन छोड़ देना, कैलकुलेशन तो हमें है ही करनी, लेकिन वो जो मेथड था ना ट्रेडिशनल मेथड वो खत्म हो चुका है भैया। कैलकुलेशन पे ले जाओ तुम, नहीं भैया। ध्यान रखना ऑपरेटिंग लीज अगर वो सोल्ड कर सकता है तो फर्क नहीं पड़ता, डेट मींस वो पोर्शन सेपरेटली सोल्ड नहीं हुए। अब एक होती है जी कंपनी क्या करती है, कुछ साथ में ना एंसिलरी सर्विस दे देती है। फॉर एग्जांपल आपने फ्लैट लिया डीएलएफ से, अब क्या करती है डीएलएफ बेचारी, आपने उससे रेंट से फ्लैट लिया, अब डीएलएफ क्या करती है, आपको कुछ सिक्योरिटी सर्विस देती है, गैस की सर्विस देगी, पानी की सर्विस देगी। यार वो सर्विसेज क्या है, नेसेसरी हैं, और उनका जो नेचर है ना वो इनसिग्निफिकेंट है, उनका जो नेचर है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो वो क्या बोलता है, कहता है कि इन सम केसेस, इसको पैराग्राफ को पढ़िए, हर एक पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसको। ना 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 क्या बोला, in some cases an entity provide ancillary services to the occupants of a property it hold, an entity treats such a property as investment property if the services are insignificant, जो insignificant है, लेकिन अगर significant है तब वो investment property नहीं बनेगी, तब वो क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी owner occupied property, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका होटल है, खर्चा होटल के अंदर स्टे का इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, वहां पे सिग्निफिकेंट आपकी सर्विसेज है भैया।
तो वो क्या बन जाएगा, पीपी में जाएगा फिर वो। ठीक है, ठीक है सर। एक चीज है और ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देखो एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने पेशकश होने जा रही है। क्या? आपकी कंपनी है ए कंपनी, एक है बी कंपनी, ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, डन सर, डन डना डन डन। ए कंपनी ने किसी से परचेज की बिल्डिंग, ए कंपनी ने किसी से परचेज की बिल्डिंग फॉर द पर्पस टू अर्न रेंटल्स। तो सबसे पहले उसको कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, भी क्या कॉस्ट है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है सर। हुआ क्या सर, पंगा क्या है कि ए और बी, ए है होल्डिंग कंपनी, और जो बी कंपनी है वो एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो है सब्सिडरी कंपनी। वो है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, ए के पास जो बिल्डिंग थी ना, वो ए ने बी को रेंट पे दे दी या लीज पे दे दी। अब ए के लिए वो जो थी प्रॉपर्टी वो थी ऑपरेटिंग लीज, एंड अगर वो ऑपरेटिंग लीज है तो जाएगी इंडियस 40 के अंदर भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बी के लिए क्या है, नॉर्मल है, बी क्या है, लेसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कंपनी ए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं, अगर मैं कंपनी ए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं, देखो देखो गाइस, दो टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, एक होती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोल मतलब पूरे ग्रुप की सिंगल बैलेंस शीट, एक और 10 हो गए, एक बैलेंस शीट बन गई। अगर मैं यहाँ पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, सिर्फ कंपनी ए की बात करूं, तो कंपनी ए के लिए वो लैंड है, वो जो बिल्डिंग है ना, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन भाई जब इनका कंसोल होगा एज पर इंडियस 110, जब ये कंसोलिडेट हो जाएंगी, जब एक ही बैलेंस शीट बन जाएगी, क्या हो जाएगा, मतलब कंसोल का मतलब क्या होता है, एक ही कंपनी है भाई, एक ही कंपनी है, मतलब ए और बी आपस में एक ही कंपनी बन गए फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तब वो जो आपने प्रॉपर्टी उसको दी है ना, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो बन जाएगी आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दैट इज मींस वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, क्योंकि उसका जो मेन था पर्पस वो खत्म हो गया है। अब खुद की मेरी कंपनी है, मतलब ए और बी, अब तो एक, अब ए और बी कोई सेपरेट थोड़ी है कंपनी, वो तो सेम कंपनी है सर। ए और बी कोई सेपरेट कंपनी थोड़ी है, वो तो सेम कंपनी बन गई। अगर वो दोनों सेम कंपनी हो गई सर, एक बात तो बताओ ना, क्या खुद की कंपनी खुद को रेंट देगी? नहीं सर, वो कंपनी वो बिल्डिंग यूज कर रही है, दैट मींस फॉर द एडमिन पर्पस, फॉर सम प्रोडक्शन, फॉर सम सेल, फॉर सम सर्विसेज। तो वो कंपनी के वो कंसोल के लिए वो क्या बन जाएगा भाई, कंसोलिडेटेड के लिए वो क्या बन जाएगी, इज अ नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो बन जाएगी ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, वो बन जाएगी ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्रुप। यहां पे लिखा हुआ है इन सम केसेस, इस लाइन को पढ़िए।
द प्रॉपर्टी डज नॉट qualify as investment property in the consolidated financial statement because the property is owner occupied from the perspective of the group. However, from the perspective of entity, मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है, स्टैंड अलोन की बात हो रही है, द प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और ये सवाल पूछा गया था जुलाई 21 के अंदर, या मेरे ख्याल से जनवरी 21 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, जुलाई 21 एग्जाम में या जनवरी 21 सीए एग्जामिनेशंस के अंदर ये सवाल पूछा गया था। तो अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी, जो सब कुछ पढ़ा, जो खिचमिच पढ़ा, वो था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। सारा कुछ हमने जो पढ़ा अभी तक सिर्फ हमने यही पढ़ा भाई। इस 40 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर जो हम टॉपिक का डील कर रहे हैं, यही पढ़ा कि यार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है। रिकॉग्नाइज की तो बात नहीं करी हमने तो अभी तक मुद्दा यही है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है, बस। अब आते हैं रिकॉग्निशन वाली पॉइंट, सेम टू सेम एज पर इंडियस 2 एंड इंडियस 16 वाली बात है। देखो यार ये चीज मैं ज्यादा टेकअप नहीं करने वाला, बात तो सेम ही है। An owned investment property shall be recognized an asset only when आप उसकी कोस्ट को सही से ढूंढ पाओ and the benefit will flow to the entity। फिर आती है measurement at recognition। एन ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, मेजर होगी कोस्ट मॉडल। मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन पे जो इंडिया 16 में था ना कोस्ट मॉडल, सेम टू सेम यहां पर दिया हुआ है कोस्ट मॉडल के ऊपर। जो कोस्ट ऑफ वहां थी वो सेम चीज यहां पे है, कोई फर्क नहीं है भाई। जो रिप्लेसमेंट की बात वहां की गई थी वो यही है, जो इंस्पेक्शन की बात वहां की गई थी वही बात यही यहां पे है, जो डेफर क्रेडिट की बात वहां की गई थी वो यहीं की गई है। जो द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने बताया था वही सेम है, द कॉस्ट ऑफ एन परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो परचेज की आपने, कॉम्प्रोमाइज परचेज प्राइस, एनी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर। अगर कोई चीज समझ गए ना, एनी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर इंक्लूड आपकी कोई प्रोफेशनल फीस होगी, कोई स्टैम्प ड्यूटी हो गया, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई, लेकिन वो खर्चा डायरेक्ट होना चाहिए भाई, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं, रिप्लेसमेंट की बात हो रही है तो क्या करना है आपको रिप्लेसमेंट का, जो उस पहले वाले की कॉस्ट है उसको डी रिकॉग्नाइज करके जो नई चीज है उसको रिकॉग्नाइज कर लेना। जो कैरिंग अमाउंट था जो रिप्लेस हुआ है उसको हटा दो, और जो नई चीज परचेज की है उसको दिखा दो वहां पे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है साहब। वही बात है, मैं कह रहा हूं कि जब किसी बच्चे को ना ये मीनिंग समझ आ गया कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जब किसी को यही समझ आ गया सी सर क्या होती है अपनी, सर की होती क्या अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, फिर तो काम हो गया वहां, फिर तो काम हो ही गया हमारा। फिर थोड़ी ऐसी है कि हमने काम नहीं किया, हमने कुछ और किया, नहीं सर, फिर तो सिस्टमैटिक ही काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्रीज बाय, मतलब कि ये सारी की सारी जाएंगी P&L के अंदर। डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट ऑफ माइनर प्रोडक्ट्स, अब नॉर्मल वेस्ट मटेरियल, लेबर, स्टार्टअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉस जो भी है नहीं जाएंगी भाई। अगला पॉइंट पढ़िए, इफ पेमेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेफर्ड, भाई वही बात है, इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट। फिर आ गया एक्सचेंज वाला बताया था ना, वहां पर उसने पीपीई को एक्सचेंज किया, यहां पर ये इन्वेस्टमेंट आईपी से आईपी खेल रहे हैं, एक्सचेंज खेल रहे हैं। मैंने बताया था जब इंडिया 40 में आऊंगा ज्यादा नहीं समझाऊंगा, वही तो बात कर रहा है। जो चीज आपने एक्सचेंज करी और जो चीज आपके पास आई, जो चीज आपके पास आई उसकी वैल्यू क्या होगी? द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। क्या बोला? द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप इज यूज्ड टू मेजर द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव। जो एसेट आपसे रिसीव हुई है ना, आपको उसकी देखनी है, नोट सारे पढ़ लेना आप इसको। लेकिन जो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप जो दी है ना आपने, उसकी फेयर वैल्यू देखनी है आपने। जो
जो असेट रिसीव हुआ उसकी फेयर वैल्यू नहीं देखनी, जो दिया है उसकी फेयर वैल्यू देखनी है, वो वैल्यू काउंट की जाएगी जो आपको असेट मिला है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस चेक किया जाएगा उस हिसाब से। जो कैरिंग अमाउंट है आपके पास, जो असेट आपने डी रिकॉग्नाइज किया है उसको आप छोड़ दो, जो फेयर वैल्यू है उसको ले लो, जो बीच का डिफरेंस है वो आपका हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। सही है ना? बिल्कुल सर। अब आता है मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, भाई वेरी इंपॉर्टेंट यार, अब नहीं कुछ बचा इस इंडेस के अंदर। मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, ये बात कर रहा है भाई, ये बात हो रही है यहां पे, मान के चलो सब्सिकेंट की, सब्सिकेंट मेजरमेंट की यहां पे बात की जा रही है साहब, कि मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन की यहां पर बात की जा रही है। एक सेकेंड गाइस, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन की बात हो जा रही है। इंडिया 16 में क्या पढ़ा था कि सर या तो कंपनी की मर्जी है, या तो कॉस्ट मॉडल चूज कर ले या रिवैल्यूएशन मॉडल चूज कर ले। ये कहां लिखा था, कहां लिखा गया था? इंडिया 16 में लिखा गया था। अब मैं बता रहा हूं बहुत सारे केस, बहुत सारी बातें इस इंडिया की जो आपको काम आएंगी, और जो आपको काम आएंगी और जो आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट है उसकी बात की जा रही है। मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात हो रही है। इंडियस 40 मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या पता क्या बोलता कि आपको हमेशा इट इज मैंडेटरी कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पर ही यूज करनी है, मतलब आप इस पर वैल्यूएशन मॉडल लगा ही नहीं सकते। हाँ जी, मतलब आप इस पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगा ही नहीं सकते, बिकॉज रिवैल्यूएशन मॉडल इज प्रोहिबिटेड, रिवैल्यूएशन मॉडल इज प्रोहिबिटेड इन इंडियस 40। बट एक चीज हो रहा है, आपको जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास है ना, आप इसकी फेयर वैल्यू डिस्क्लोज कर सकते हो, बस आप इसकी फेयर वैल्यू डिस्क्लोज कर सकते हो, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर्स। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर्स आप इसकी फेयर वैल्यू को दिखा सकते हो, लेकिन फेयर वैल्यू अगर कैलकुलेट होगी सिर्फ डिस्क्लोजर्स के पर्पस के लिए, मेजरमेंट के पर्पस के लिए कभी भी वो नहीं हो गई, क्योंकि मॉडल प्रोहिबिटेड है। एक आपके यहाँ पे चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर एरर्स होती हैं आपको ठीक करनी पड़ती हैं। सबसे मेजर एरर जानबूझ के आपको पता क्या देता है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बोलता है कि हमने उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया और उसको अकाउंट कर दिया एज पर वैल्यूएशन, तो ये गलती है, गलत है। ये जानबूझ के आपके मजे ऐसे लेगा कि भैया हमने इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करवाई और हमने इसकी फेयर वैल्यू को डिस्क्लोज कर दिया इन द नोट्स, एंड कंपनी के सीएफओ को लगता है कि नहीं नहीं भैया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे तो रिवैल्यूएशन मॉडल है ही नहीं, तो हम इसकी फेयर वैल्यू को भी जो है डिस्क्लोज नहीं करेंगे। गोली दे रहा है आपको, आंसर सही है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया आपको, वहां पे ये लिखना नहीं भैया सीएफओ साहब गलत बोल रहे हो आप, रिवैल्यूएशन मॉडल आपका प्रोहिबिटेड है, बट डिस्क्लोज कर सकती है एंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। बट वेदर इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपको कॉस्ट मॉडल ही लगाना है।
ठीक है, ओके सर। सब्सिक्वेंट में क्या होगा? अब भैया ऑब्वियस सी बात है, इसके खुद के इतने वो नहीं है कि इसको डेप्रिसिएशन कैसे करना है, वो कैसे करना है, इसने साफ सी बात बोल दी भैया, या तो आप इसको इंडिया 105 के थ्रू अकाउंट कर लो अगर ये हेल्ड फॉर सेल हो गई, या इंडिया 116 या इंडिया 116 के अकॉर्डिंग कर लो अकाउंट, अगर वो हेल्ड फॉर से अगर वो हेल्ड की हुई है आपके लेस्सी ने। ठीक है, लेस्सी एज अ राइट ऑफ यूज एट, मिस्टर ए की बात हो रही थी, या इन अकॉर्डिंग फॉर इंडिया 16 कॉस्ट मॉडल की रिक्वायरमेंट है, जो मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस की बात हो रही थी ना, और डेप्रिसिएशन के जो कॉमन पॉइंट थे वो सारे के सारे यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि पता क्या लिखता है, इंडिया 16 के साइड से आपको मेजर करना है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो हो इसकी होगी वो एज पर इंडिया 16 होगी यूजिंग कॉस्ट मॉडल, सारे बेसिस सेम टू सेम आ जाएंगे कि डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होगा, व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, अगर आइडल पड़ी है कुछ नहीं पड़ी तब भी कोई चक्कर नहीं है, वो सारी बातें यहाँ पे सेम टू सेम रिपीट हो जाएंगी, उसमें आपको नहीं देखना। समझ गए? समझ गए। फिर बात आती है ट्रांसफर्स की। ट्रांसफर मतलब आखिरी टॉपिक आज का, ट्रांसफर। एक सेकेंड गाइस, ट्रांसफर क्या कि सर इंडिया 40 से इंडिया 16 में ट्रांसफर हो गया, हो सकता है ना भैया, पहले आपने प्रॉपर्टी किसको रेंट पे दी थी, अब कंपनी बोलती नहीं भैया अब हम रेंट पे नहीं देंगे, अब हमको ये प्रॉपर्टी खुद के लिए रिक्वायर्ड है, अब इसका जो है पर्पस चेंज हो गया। लेकिन ध्यान रखना इसमें इंडिया 8 का चक्कर पड़ेगा, ये कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर अगर चेंज होता है उसका जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। मैं क्वेश्चन आपने था ना किया इंडिया 8 में, क्वेश्चन था ना किया कि अगर इंडिया 16 से 40 में आ गया, जो है वो बातें हो रही हैं। अगर इंडिया 16 में थी पहले कोई चीज, अब वो इंडिया 40 में आ गई, तब वाली बात है, या इंडिया 2 से इंडिया 40 में आ गई, इंडिया 40 से इंडिया 2 में ट्रांसफर कर लिया आपने, तो ट्रांसफर कैसे होगा भाई, ये पता सिंपल बात बोलता है, जितनी कैरिंग अमाउंट है सेम अमाउंट में ट्रांसफर कर दो, बस खत्म। मान लो पीपीई से आपने ट्रांसफर किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, मान लो पीपीई से आपने ट्रांसफर किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, और पीपीई की कैरिंग अमाउंट थी 5 लाख, तो इन्वेस्टमेंट आईपी की भी जो कैरिंग वैल्यू होगी वो 5 लाख ही होगी भाई, ना तो कोई प्रॉफिट होगा बुक, ना ही लॉस बुक होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्ट। क्या बोलता भाई, जबरदस्त है, एक एक चीज पढ़नी है, इस चीज के लिए नहीं है। नोट्स अगर आपको दिए गए हैं, यू नीड टू स्टडी एवरी सिंगल लाइन विद डीप हर्ट, प्यार से समझना है तभी तो होगा, क्या तभी तो होगा आपके साइड से लव एफआर विद कार्तिक, अदरवाइज कैसे प्यार होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। ऐसा सीखो कि सामने वाले को भी सिखा दो, इंटरव्यू वाला बंदा भी शौकीन खड़ा हो जाए कि भाई किससे हमने हाथ जोड़ दिया, भाई इस बंदे ने खतरनाक आदमी है भाई ये तो। क्या बोलता, an entity shall transfer a property to or from investment property when and only when there is a change in use। भाई ए चेंज इन, जब कोई चेंज इन यूज हुआ कहता तभी ट्रांसफर होगी। ए चेंज इन यूज अकर्स व्हेन द प्रॉपर्टी मीट्स और कीज टू मीट द डेफिनेशन ऑफ इन, सही बात है बिल्कुल। In isolation, a change in management intention for the use of a property does not provide evidence of change in use। सर मैनेजमेंट सोच रही है, सर मैनेजमेंट सोच रही है, सर डायरेक्टर साहब सोच रहे हैं कि यार इसको चेंज कर देते हैं, भाई हुआ तो नहीं ना,
हुआ तो नहीं ना, ये भी एक एग्जामिनेशन है क्वेश्चन। जानबूझ के आपको बेवकूफ बनाने के लिए लंबी सी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, केस स्टडी आ जाएगी आपके सामने कि मैनेजमेंट सोच रही है भैया, और मैनेजमेंट को 100% लगता है कि चेंज हो जाएगा अगले साल के अंदर, तो क्यों ना इस साल पहले ही कर दो अकाउंट, जब तक चेंज नहीं होता, जब तक कोई एविडेंस नहीं है। मैनेजमेंट इंटेंशन कभी भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं करती। थर्ड लाइन, ठीक है, When an entity decide to, भाई जब एंटिटी को लगता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेच दूंगा तो वो यूज थोड़ी हो गया चेंज, भाई समझ रहे हो ना। एंटिटी को लगता है कि मैं इसको सेल कर दूंगा तो भाई वो इन्वेंट्री थोड़ी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब समझ गए इस बात को, हाँ क्या बोलते हैं कि आपके पास कोई मान लो, आपके पास मान लो कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई मान लो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है सर, क्या दिक्कत है, क्या शक है उसमें, है सर बिल्कुल है मेरे पास आईपी, और आपको उसको फर्दर डेवलपमेंट करवाना है तो वो तो सेम ही रहेगी प्रॉपर्टी, वो कोई यूज का चेंज थोड़ी है। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि जब आप उसको रीडेवलप हो जाएगी तो वो आपकी ऑनर ऑक्युपाइड बन जाएगी, नहीं बनेगी भाई, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। चेंज तभी होगा, ट्रांसफर तभी होगा जब चेंज इन यूज होगा भाई, एंड जब ट्रांसफर होगा सीधा कैरिंग अमाउंट पे होगा, आपको कैरिंग वैल्यू भी चेंज नहीं करनी, सब मैं बता रहा हूं आपको। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कभी भी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं होगा, हमेशा कॉस्ट मॉडल, लेकिन हाँ फेयर वैल्यू कैन बी कैलकुलेट फॉर द पर्पज ओनली, डिस्क्लोजर पर्पज के लिए हो सकती है बिल्कुल ये। अब आता है डिस्पोजल, बेच दिया भैया, कब होगा डिस्पोज, जब वो एलिमिनेट हो गई, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाले, पी एंड एल में आ जाएगा सारा का सारा, गेन या लॉस टोटली पी एंड एल में। फिर कंपनसेशन की बात होती थी, जैसे इंडिया 16 में बताया था, कंपनसेशन अगर कोई थर्ड पार्टी से हमें मिलने वाली है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या तो वो इंपेयर हो गई, गुम हो गई, कुछ भी मिलता है, वो कंपनसेशन आपकी पी एंड एल में आ जाएंगी जब वह कंपनसेशन बिकेम्स रसीएबल, जब वो रसीएबल हो जाएंगी। अब आता है आखिरी टॉपिक आज का, वो है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये बड़ी काम की चीज है, ये बहुत ही अनडिस्क्लोज पार्ट है जो कोई टीचर नहीं करना चाहता, सच बता रहा हूं मैं आपको, झूठ नहीं बोल रहा। मैं बार बार फोन में क्यों देख रहा हूं भैया, मैसेज चेक करने पड़ते हैं यार, क्या है सर आप ऐसे कैसे पढ़ाते हो भाई, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, देखो यार। फेयर वैल्यू मेजरमेंट की यहां पर बात की जा रही है दोस्तों, फेयर वैल्यू मेजरमेंट की। आपको पता है कि यहां पढ़ो, फटाफट पढ़ो, है ही बड़ा आसान है। इंडिया 40 रिक्वायर्स ऑल एंटिटीज टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर के पर्पज के लिए आपको मेजर करनी पड़ेगी, इवन दो दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो कॉस्ट मॉडल। सर हमें पता है कि वो कॉस्ट मॉडल चूज कर रही है, बट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर हाईलाइट किया है मैंने। सर क्या ये मैंडेटरी है क्या, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपका सीएफओ बोल ले कि आपने नहीं दिखाई, आप बोलना भैया मैंडेटरी नहीं है, एन एंटिटी इज एनकरेज्ड, उसको उत्साहित जाता है दिखाओ, बट मैंडेटरी नहीं है, साफ सी बात है। लेकिन वो वैल्यूएशन अगर होगी ना तो वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर करेगा, कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं कर सकता, या कंपनी की मैनेजमेंट नहीं कर सकती वैल्यू इसकी, कि यार कंपनी को लगता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो बड़े साहब को लगता है इसकी वैल्यू है 20 करोड़, तो वो दिखा दो 10 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़। धमाल मूवी नहीं चल रही यहाँ पे, मुझे 5 करोड़ चाहिए, या कोई फिर हेरा फेरी, या वो मूवी चल रही है फिर हेरा फेरी, मेरा पैसा कहाँ है, आपका पैसा वैल्यू करेगा इंडिपेंडेंट वैल्यू, और उसको इंडिपेंडेंट वैल्यू और उसको मेजर करेगा भाई, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या अगर क्वेश्चन में दे दिया कि कंपनी की मैनेजमेंट ने इसकी वैल्यू को डिसाइड कर दिया और आपने शो कर दिया, गलत हो जाओगे। अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो, कंपनी के कंसल्टेंट हो, फंस जाओगे। आपको इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की रिपोर्ट चाहिए, एक बहुत बड़ा काम हो गया आपका, पैसा ही पैसा होगा। आप इंडिपेंडेंट वैल्यूअर बन जाओ, सीए बनने के बाद एक छोटा सा कोर्स होता है, वो होता है 1 मंथ का, सर्टिफिकेट ले लो,
कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 247 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000। इस बार सवाल पूछे थे भैया लॉ के अंदर, उसका सर्टिफिकेट ले लो, आप भी वैल्यूएशन करना जान जाओगे उसकी, CA प्लस वो, क्या बात है, पैसे ही पैसे होंगे, समझ गए, ये बात है। इफ एन, ये बड़ी काम, ये चीजें ना अनहिडन है, जो इस इंडियस में कोई नहीं बताता यार, मैं गारंटी ले रहा हूं यार, नहीं बताता कोई, लेकिन पार्ट है लेकिन पता है क्या है, इस इंडियस का वो पार्ट है, लेकिन वो इस इंडियस का पार्ट है। कहता है कि मान लो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर है यार, कई बार क्या होता है आपकी अभी तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन के नहीं कंप्लीट हुई है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन के अंदर है, वो कंपनी को लगता है कि जब ये प्रॉपर्टी बन जाएगी तब मैं इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, तो द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर। तो वो यही बोलता है कि भैया ठीक है, जब तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए या जब तुम्हारी फेयर वैल्यू तुम्हें लगता है कि तुम कैलकुलेट कर पाओ, तुम उसको दिखा देना। इसके अंदर वही लाइन लिखी हुई है, इसके अंदर वही लाइन लिखी हुई है, लेकिन सर आप किसी कंपनी की फेयर वैल्यू को मेजर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपको डिसाइड करना, कब डिसाइड करना है, ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। अगर इनिशियल, क्योंकि सर मैंडेटरी तो नहीं है ना, मैंडेटरी तो बिल्कुल नहीं है ना सर, कंपल्शन थोड़ी है किसी बात की कि फेयर वैल्यू उसी टाइम डिसाइड करनी है, सर मैंडेटरी नहीं है, ये तो डिस्क्शनरी है हमारे लिए, ये तो हमारे लिए एक थिंग है भैया, करनी है नहीं करनी डिसाइड, आपको डिस्क्लोज, अगर आपको लगता है भैया लेकिन वो आपको डिस्क्लोज करनी है नहीं करनी वैल्यू, वो आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मान लो सर आपकी कंपनी ने पिछले साल जोश में आके आपको लगा कि नहीं भैया इंडिया सप्लाई की है पहली बार, जैसे होता नहीं पहली बार मोहब्बत की है, उसका थोड़ा सा जो अच्छा लगता है ना वो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, हाँ हेलो खाना खा लिया, 3-4 दिन बड़ा अच्छा लगता है भाई, बस 7 दिन बाद तो गुस्सा आता है कि भाई छोड़ दे, बख्श दे मुझे यार, नहीं खाना यार, लाइव यार बेबी क्या कर रहे हो, अरे यार हंसी निकल आएगी मेरी। वही काम इसके साथ है कि मान लो वही बात है ना, फिर आप पीछा नहीं छुड़वा सकते ना उससे, अगर आपने कमिटमेंट कर ली तो फंस गए आप, नहीं छुड़वा पाओगे पीछा, वही बात इसके साथ है कि इफ एन एंटिटी हैज प्रीवियसली, अगर एंटिटी ने एक बारी फेयर वैल्यू मेजर कर दी, एक बारी भी कर दी और डिस्क्लोज कर दी, जब तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिक नहीं जाती या जब तक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो जाती, मतलब कि जब तक वो इंडियस 40 के अंदर रहेगी ना, उसको हर साल फेयर वैल्यू कैलकुलेट करवानी पड़ेगी, चाहे मार्केट में वो सेलेबल हो ना हो, कंडीशन अप हो ज्यादा हो, कैलकुलेट करवानी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से पीछे बैक जाने का ऑप्शन नहीं है, अगर एक बारी डिसाइड कर लिया और एक बारी शो हो गई वैल्यू। समझ गया, यस या नो? हाँ जी सर, तो बिल्कुल सर, ये था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंडिया 40 कंप्लीट, बड़ा स्मूथली इंडिया 40 कंप्लीट हो गया, डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड, इंडिया 40 का काम हो गया भैया। अब क्या करोगे, क्वेश्चन है करने का, नहीं करने सर, करने तो पड़ेंगे, देखता हूं भाई एक आधा क्वेश्चन हूं करवाऊं, फिर आज का 4th लेक्चर खत्म हो जाएगा अपन का भी, फिर 4th लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। सारे एग्जांपल आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाओ भाई। इसी टेबल की बात हो जा रही थी, क्या पता एग्जाम में सेम टू सेम पूछ ले भाई। पहले क्या बोलता, डज इट मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पहले बोलता हाँ या ना, अगर हाँ
तो कौन सा इंडिया ना, तो कौन सा इंडिया है, ओन्ड बाय अ कंपनी एंड लीज्ड आउट ऑपरेशन 100% इंडिया 40 जाएगा। हेल्ड एज अ राइट टू यूज असेट एंड लीज आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज, ये मिस्टर ए की बात हो रही है। मिस्टर ए ने किसको दिया, मिस्टर बी को दिया अंडर ऑपरेटिंग लीज, यस इट कवर अंडर इंडिया 40। हेल्ड एज अ फाइनेंस लीज, सर फाइनेंस लीज का नाम सुनते ही इंडिया 116 आ जाएगा। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद द व्यू टू डेवलपमेंट एंड रीसेल, आपका मेन मुद्दा क्या है भाई, सेल करना, तो कभी भी इंडिया 40 में नहीं जाएगा, इंडिया 2 में जाएगा। प्रॉपर्टी पार्टली ऑन्ड ऑक्युपाइड एंड पार्टली लीज्ड आउट, ये करता है आपका डिपेंड, या इंडिया 16 जा सकता है, इंडिया 40 जा सकता है। लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमाइंड यूज, बताया था ना भाई, अनडिटरमाइंड यूज है भाई, क्यों परचेज करी, क्या परचेज करी, बस कर ली तो इंडिया 40 में वो आ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉइज आ गया, पेइंग रेंट एट लेस देन मार्केट रेट आ गया, नहीं भैया इंडिया 16, बताया था आपको, बहुत पॉइंट है, आ गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल, भैया 105 में जाएगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल 105 में जाएगी। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग रीडेवलप्ड 100% 40 में जाएगी। अभी वही बात करके आया कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आप उसको रीडेवलप हो रही है वो, तो ये मतलब थोड़ी है कि उसको चेंज कर दोगे यार, नहीं चेंज हो सकती। ये वही बात हुई थी, हाँ वही वाली ये बात है, ये क्वेश्चन है आपका रिप्लेसमेंट वाला। एक्स लिमिटेड ओन्स अ बिल्डिंग विच इज यूज्ड टू अर्न रेंटल, ठीक है, ध्यान पड़ेगा ना भैया, द बिल्डिंग ओन है, रेंट कमा रही है, सोच लेना इंडिया 40 में आ गया। पहले सोचना पड़ेगा ना भैया कौन सा इंडिया लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपने पहचान लिया कि सर दिस इज 100% इंडिया 40। द बिल्डिंग हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 लाख। अब उसको क्या है कि जो इंटीरियर वाला है उसको रिप्लेस करना है, उसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपया, एंड कैरिंग अमाउंट है 1 लाख रुपया, जो उसकी ओरिजिनल वाल है। तो कैसे कैलकुलेट होगी, मैंने क्या बताया था, टोटल कॉस्ट कैरिंग अमाउंट है बिल्डिंग की, जितनी नई वैल्यू करी उसको ऐड कर दो, जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है उस वॉल की उसको माइनस कर देना, ये 54 लाख की वैल्यू आ गई। भैया मैंने बहुत समझा रखा है, कैसा ही क्वेश्चन है मेरा बच्चा, ये अपना पढ़ना भाई, कोई चक्कर नहीं है, कितने ही एग्जांपल आ जाए आपके पास, मार नहीं खाओगे कभी भी। ये आ गया, लैंड खरीदी, एक 1 CR की ऑप्शन दे दिया, एक 20 लाख फालतू पैसे दे के, भैया अगर पेमेंट कोई भी मेथड यूज करो, कॉस्ट सेम रहेगी भैया, कॉस्ट चेंज नहीं होगी। अगर दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया तो 20 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, लेकिन कॉस्ट तो इसकी वही रहेगी, तभी तो हम इंडेक्स लगा रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये वाला, पहले मैं आपको बोल देता हूं, दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो फटाफट, टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 6, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इतने में देखता हूं कुछ।
एक्स लिमिटेड ओन्ड अ लैंड, एक्स लिमिटेड के पास एक लैंड है, लैंड प्रॉपर्टी हुज फ्यूचर यूज वाज नॉट डिटरमाइंड एज एट 31 मार्च 2001। देख भाई, देखो भाई, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। कहता है कि एक्स लिमिटेड के पास एक लैंड है जिसका फ्यूचर यूज पता नहीं है अभी क्या होने वाला है 31 मार्च 2011 को। आपको पता है कि अगर फ्यूचर यूज पता नहीं है उसको तो 31 मार्च 2011 को 100% वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर इंडियाज 40 हो जाएगी उसकी क्लासिफिकेशन। हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड, मैंने इसका आंसर आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, और आंसर मैं ना भी देता तब भी आपको पता था क्या आंसर है इसका। बिल्कुल सर। अब जून की बात हो रही है भैया, ड्यूरिंग जून 2011 की बात हो रही है। एक्स लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग ऑन इट्स ओन यूज। हो खुद के यूज के लिए कर रहा है। खुद का यूज मतलब या तो वो एडमिन काम करेगा उसके अंदर या अपना प्रोडक्शन करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। प्रेज्यूमिंग दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग अभी भी प्रोग्रेस के अंदर चल रही है। हाउ द लैंड प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड बाय एक्स लिमिटेड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 31 मार्च 2012 की बात कर रहा है अभी ये। सर एक चीज तो कंफर्म है कि इसका जो है पर्पस ना तो वो रेंट कमाना है ना ही कैपिटल एप्रिसिएशन है, अपने खुद के लिए यूज करेगा। मतलब ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बन चुकी है, मतलब ये इंडियस 16 में जाएगी। इट इज ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। क्या कोई कैरिंग अमाउंट में चेंज होगा जब वो ट्रांसफर हुई है? ट्रांसफर तो हुई है ना, जून के अंदर वो ट्रांसफर हो गई ना सर, कोई चेंज नहीं है ट्रांसफर के अंदर। बिल्कुल सर। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? सर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर नेचर हो गया चेंज, सब कुछ चेंज हो गया। वुड योर आंसर टू ए बी डिफरेंट? क्या आपका आंसर ए से डिफरेंट होगा? If there were to be management intention to commence construction office of own use, सर ये क्या बोलता है? मैनेजमेंट, मैंने बताया था भाई कि मैनेजमेंट की इच्छा से कुछ नहीं होने वाला जब तक एक्चुअली में काम नहीं होता। सर 100% मेरा आंसर डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मेरा एक आंसर क्या था कि इट इज अ ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, बट यहां तो क्या बोलता कि मैनेजमेंट को लगता है कि वो अपना ओन यूज करेगा, लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटी प्लान नहीं हुई है, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही रहेगा। तो मेरा आंसर रहेगा यस, माय आंसर विल बी डिफरेंट। वो 100% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही रहेगा। जो नोट्स में पढ़ के आए हैं, क्या कोई चीज बाहर है? क्या कुछ बाहर है? बच्चों को पता है क्या लगता है? यार ये तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ लिया उन्होंने, मतलब कि ये तो मतलब कुछ ही अंड शंड पूछ लिया। सच बता रहा हूं मैं, एग्जाम के अंदर बच्चा बोलता है बहुत मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल नहीं है, मैं कह रहा हूं। और जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके मैं सब समझा चुका हूं। क्वेश्चन 5 आप अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अच्छे से रीड करोगे, समझोगे, समझ आएगा। नहीं समझ आ रहा मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 100% पढ़ना। पढ़ लेते हैं जो इन अ फाइनेंशियल ईयर, क्वेश्चन नंबर 3, चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको मैं समझा देता हूं। इन फाइनेंशियल ईयर 2011-12 एक्स लिमिटेड incurred the following expenditure in acquiring property consisting of 6 identical houses with each separate legal title। क्या बात है भैया, 6 हाउसेज है, सबका अलग अलग टाइटल है, लेकिन ये खर्चा एक का नहीं है, ये खर्चा 6 का है। ये खर्चा एक का नहीं है, खर्चा 6 का है, 6 आइडेंटिकल हाउसेस का है। तो भैया जो टोटल एक्सपेंस आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे ताकि हमें हर एक हाउस की वैल्यू पता हो जाए। 1 अप्रैल को क्या हुआ? परचेज कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी है? 180, 1 CR 80 लाख। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस जो कि ऊपर इंक्लूड नहीं है, तो ये भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। यस, ये भी मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये भी बनेगा। लीगल कॉस्ट भी मेरी पार्ट बनेगी। एडवर्टाइजमेंट कभी भी मेरे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ओपनिंग सेरेमनी कभी भी मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। 1 लाख मेरी कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये जाएगा P&L के अंदर। ठीक है, 11-12 के अंदर। उसके बाद एक्स लिमिटेड यूजेस 1 of the 6 houses for office and accommodation। क्या बात है भाई, अपने एम्प्लॉइज के लिए उसने 6 में से 1 फ्लैट यूज कर लिया, बाकी उसने क्या किया 5 फ्लैट
रेंट पे दे दिए। लैंड एंड बिल्डिंग अर्निंग फॉर द पर्पस, क्या रेंट कमाना, वो कहां जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जाएगा। भाई काम करो, आपको करना है क्लासिफिकेशन। अब बड़ा आसान है भाई, 1,80,00,000 प्लस 20,00,000 प्लस 5,00,000, ये हो गई 2,05,00,000 का खर्चा। ये खर्चा है 6 फ्लैट का, 205,000,000, ये खर्चा है 6 फ्लैट का। आप काम करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6 कर दो, मतलब 1,708,333 की ये तो आ गई आपकी वैल्यू किसकी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। और 3416667 ये वैल्यू आ गई आपकी इंडिया 16 की पीपीई की। चलिए सर, चलिए देखते हैं क्या बोलता है ये देखिए सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतनी और ये इतनी भाई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इतनी इतनी इतनी। सिंस 5 houses of the 6 are being rented, so 5/6 of property cost will be accounted investment property, 1/6 the owner occupied property। ये देखिए सर, all other cost advertisement ceremony and repair maintenance will be expense as when incurred। तो हमको अच्छे से पढ़ना है। हमारे अभी तक कौन कौन से इंडियस हो गए भाई, इंडियस 1, इंडियस 8, इंडियस 2, इंडियस 16 एंड इंडियस 40 ये हो चुके हैं। अब अगला जो हमारा होगा इंडियस, वो होगा इंडियस 41, फिर इंडियस 38, फिर 36, फिर 105। ठीक है, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। चलो ठीक है, गुड बाय एंड ख्याल रखना। आपका दोस्त कार्तिक जिंदल। कोई डाउट है नंबर में रहे आपके पास, स्माइल करना, करोगे ना, यस करेंगे। बाय गाइस, बाय।